ट्रांसफॉर्म कार्टेशियन मीट्रिक इनटू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट मीट्रिक। हमने इसको चेंज करना है। हमें एक्चुअली जो दी हुई है वो दी हुई है ds² इज इक्वल टू dx² प्लस dy² प्लस dz²। हमें ये कार्टेशियन फॉर्म में लाइन एलिमेंट दिया हुआ है। इसका अगर मैं GAB लिखूं, इसका GAB या मीट्रिक जो है, मीट्रिक इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या आती है, इज इक्वल टू 1 0 0 और इस पे क्या है, ये 0 1 0 और ये क्या है 0 0 1। ये गिवन है। अब इस गिवन के अगेंस्ट हमें फाइंड क्या करना है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। अब मैं बता देता हूं, जाहिर है मैंने पढ़ा हुआ है, वो क्या है, वो ds² इन पोलर कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, ds² इज इक्वल टू dr² प्लस r² dθ² प्लस r² sin² थीटा और साथ dφ²। तो कहते हैं हमारे पास ये जो x y z हैं, इनका हम तीनों का डिफरेंशियल लें। जैसे सिंपली डिफरेंशियल लेते हैं, dx क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे एक का लिख देता हूँ, बाकी आप साइमल्टेनियसली लिखिएगा। dx इज इक्वल टू, मैं पहले r का लिख रहा हूँ, r का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, dr sin थीटा cos फाई प्लस मैं साइन का डेरिवेटिव लूंगा तो r cos थीटा cos फाई और साथ डिफरेंशियल ऑफ थीटा d थीटा प्लस लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगा। cos का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन माइनस ये साइन थीटा एज इट इज जी साइन थीटा और cos फाई का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, साइन फाई और साथ डी फाई। एक तो ये सिंपल तरीका होगा, हम वेक्टर को नहीं जानते, हम टेंसर को नहीं जानते क्या चीजें हैं, हम सिंपली ये एक लाइन एलिमेंट दिया हुआ है ds² इज इक्वल टू dx² प्लस dy² प्लस dz²। हम यहाँ पे इन तीनों डिफरेंशियल्स की वैल्यू पुट करें, dx² पुट करें, यहाँ से dy पुट करें, dz पुट करें और इन सबको सिंप्लीफाई करें तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। एक तो ये है, ये हम यहाँ से साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं कि ये फार्मूला दिया हुआ है, सिंपल डिफरेंशियल पुट करें और उसको जो बेसिक फार्मूलिज्म है आपकी स्केयर की है या ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं वो सब्स्टिट्यूट करें तो आपका सॉल्यूशन ये वाला आ जाएगा। ठीक है जी। एक तो ये तरीका है जैसे जिससे हम लाइन एलिमेंट टू लाइन एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। ये आपको पहले से पता होना चाहिए जिससे आइडिया होगा कि हमारा आंसर क्या आना है। अब ये तो dx लिखा था, मैं इसको अरेज करके इसी को फर्दर प्रोसीड करता हूं। हमारे पास ये जो टर्म है, ये जो टर्म दी हुई है, इसके अगेंस्ट हमारे पास क्या आएगा। अब मैं GAB
मैं इस पे बार दे देता हूं, मीन अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम। वो अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा है? स्फेरिकल। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या टर्म आएगी? 1 0 0। दूसरी टर्म क्या आ जाएगी? 0 r स्क्वायर 0। और थर्ड टर्म क्या आ जाएगी? 0 0 r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा ये आंसर आना चाहिए, लेकिन ये आंसर हमने फाइंड कैसे करना है, वो प्रोसीजर अभी अडॉप्ट करते हैं कि हम लाइन एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं, या एक मीट्रिक से दूसरी मीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा आंसर आएगा। अगर किसी को इसका आइडिया ना हुआ हो कि ये हम कैसे लिखते हैं, तो मैं इसको भी लिख देता हूं। ये जो GAP लिखने का तरीका होता है, ये जो GAP हम लिखते हैं किसी भी मीट्रिक में से या फंडामेंटल इक्वेशन में से, वो लिखा जाता है इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यही मीट्रिक थी, तो ये टर्म होगी dx dx, इसका कंपोनेंट, इसका कोफिशिएंट। दूसरी टर्म क्या आ जाएगी? dx dy, इसका कोफिशिएंट। और थर्ड टर्म क्या आ जाएगी? dx dz। ये अब हमारे पास डायगोनल मीट्रिक है, इसलिए इसमें से कोई भी प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं है, सारे जीरो है। तो यहाँ पे dx dx क्या आ गया? dx स्क्वायर। अब सेम यहाँ पे दूसरा अगर करेंगे तो ये आ जाएगा dy dx। सेकंड टर्म क्या आ जाएगी? dy dy। जी, तो यहाँ पे थे। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी? dy और dz। सेम इसी तरह थर्ड टर्म की एंट्रीज लिख दें, तो हमारे पास इसमें dx कर दिया है, dy कर दिया है, dz कर दिया। तो इट मीन मुझे ये डायगोनल एंट्रीज दी हुई हैं, तो मैं उन डायगोनल एंट्रीज के कोफिशिएंट्स लिख देता हूं, दैट आर 1 1 1। यहाँ पे मेरे पास ये देखिए dr स्क्वायर, d थीटा स्क्वायर, d फाई स्क्वायर, तो इसमें भी डायगोनल एंट्रीज थी, तो मैंने डायगोनल एंट्रीज के कोफिशिएंट्स लिख दिए। ये हमारे रिजल्ट आते हैं। इस तरह हम किसी कोई भी मीट्रिक लिखते हैं। अब इसको उस प्रोसीजर के मुताबिक सॉल्व करते हैं जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन लॉ से करनी थी। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्म कार्टेशियन मीट्रिक इनटू प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या प्लेन पोलर मीट्रिक। तो क्या होगा? इन पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है? x इज इक्वल टू r sin थीटा cos phi, y इज इक्वल टू r sin थीटा cos phi, z इज इक्वल टू r cos थीटा के। जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, x y z को हमने कह दिया x1 x2 x3, r थीटा फाई को हमने कह दिया x1 बार x2 बार x3 बार। हमने इन तीनों का x1 और सिमेट्री के लिए हमने नया नाम रख दिया। अब इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को आप उसमें जी, आपने x1 इज इक्वल टू x1 बार साइन x2 बार cos x3 बार लिख दिया, x2 इज इक्वल टू x1 बार साइन x2 बार x साइन x3 बार, x3 इज इक्वल टू x1 बार cos x2 बार लिखा। अब इसके बाद हमें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या चाहिए? द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन विल बी g a बार b बार इज इक्वल टू डेल्टा a बार डेल्टा b बार g a b, वेयर g a बार b बार इज इक्वल टू, ये सारे टर्म्स बार के फॉर्म में है। अभी जैसे मैंने वहां पे नंबर्स की फॉर्म में लिख के दिया था, अब हमें ये टर्म्स चाहिए। इन टर्म्स के लिए ये डेल्टा जो दिया, वो डेल्टा a बार इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लिख दे। सिंपली आपने उसको वेरिएट किया, वेरिएशन दी 1 से 3 तक के 3 कोऑर्डिनेट्स थे, तो आपके पास डेल्टा a बार और डेल्टा b बार दोनों सेम है। और ये हमने एक रिजल्ट प्रूव किया था, डेल्टा a बार किसके इक्वल होगा? पार्शियल x ओवर पार्शियल x a बार के। अब हमें चाहिए क्या? ये सारी टर्म्स चाहिए। इन सारी टर्म्स में पहली टर्म क्या है? डेल्टा 1 1 बार, डेल्टा 1 2 बार, डेल्टा 1 3 बार। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास डेल्टा 1 किसके इक्वल है? ये वाला डेल्टा 1 इज इक्वल टू x1 बार साइन x2 बार cos x3 बार। तो इट मीन हमने इसके 3 डेरिवेटिव लेने हैं, किससे? 1 बार से, 2 बार से और 3 बार से। सेम इसी तरह x2 के हमने 3 डेरिवेटिव लेने हैं, और यहाँ पे x3 बार के हमने 3 डेरिवेटिव लेने हैं। 1 और 2 से डेरिवेटिव आ जाएगा,
3 से हमारा 0 आ जाएगा। यहाँ पे ये सारे डेरिवेटिव लिखे हुए हैं। डेल्टा 1 बार इज इक्वल टू, आप सॉल्व करें 1 से करेंगे तो आपका वो 1 आ जाएगा, बाकी ये दोनों टर्म्स बच गई, आपने लिख दी। यहाँ पे 1 का 2 से डेरिवेटिव मतलब साइन x2 बार का डेरिवेटिव ले रहे हैं। x2 बार का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos x2 बार आ गया। और नेक्स्ट थर्ड में आपके पास इस x3 बार का डेरिवेटिव लेना था, तो x3 बार का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, माइनस साइन हो गया, तो ये आ गया। सेम इसी तरह आपने इन तीनों टर्म्स के ऑल पॉसिबल 9 डेरिवेटिव्स लिए, वो ऑल पॉसिबल 9 डेरिवेटिव्स आपके पास आ गए। इन सब को लिखने के बाद यहाँ पे इसने किया है यूक्लिडियन मीट्रिक लिखना था, मैट्रिक्स लिखा गया, वो भी स्पेलिंग गलत है। दी यूक्लिडियन मीट्रिक वी है, तो किसके इक्वल है, G1 1 1 2 ये सारे लिखे हुए हैं, इज इक्वल टू 1 0 0 ये सारे नंबर। ये अभी मैंने वहां पे आपको उस मीट्रिक से लिख के दिखाया था कि हमारे पास लाइन एलिमेंट क्या था जिससे ये मीट्रिक बनी। ओके, अब फर्दर हमें क्या चाहिए, हमें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या थी, ये गिवन थी, ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी, जी ए बार बी बार इज इक्वल टू डेल्टा ए बार डेल्टा बी बार जी ए बी। अब इसके मुताबिक हमने लेना था, इसमें से जो डमी इंडेक्स है उसकी वेरिएशन शुरू करेंगे। डमी इंडेक्स क्या है, राइट साइड पे हमारे पास ए और ए बी और बी, ये हमारा डमी इंडेक्स है। हम इन दोनों डमी इंडेक्स को सॉल्व करते हैं, पहले ए को वेरिएशन दे देते हैं, फिर दूसरे को वेरिएशन देते हैं। तो यहाँ पे पहले वेरिएशन दी 1 को, ए को, यहाँ पे देखिएगा ये 1 1 2 2 और 3 3, बाकी सारे एलिमेंट्स एज इट इज, और 1 उसको ए को वेरिएशन दे दी तो 3 वेरिएशंस आ गई, 1 1 2 2 और 3 3। हमने 3 वेरिएशंस क्यों दी हैं, हमारे पास नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स 3 थे। अगर हमारे पास नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स 2 होते तो हम 2 तक वेरिएशन देते, हमारे पास 10 होते तो हम 10 तक वेरिएशन देते। तो यहाँ पे 3 तक थी तो हमने 3 तक वेरिएशन दे दी। अब इस एक से ये 3 आ गए, कैसे, मैं इसको दोबारा सॉल्व कर देता हूं। हमारे पास यहाँ पे ये टर्म एज इट इज रह गई, देखिएगा तीनों में, पहले तीनों स्टेप्स में ये टर्म एज इट इज है। दूसरी टर्म में हम अब b को वेरिएशन देना चाह रहे हैं, मैंने b को 1 वेरिएशन दी, ये 1 और ये 1, फिर यहाँ पे b को 2 और ये 2, फिर b को ये 3 और ये 3 वेरिएशन हो गई। तो हमारे पास 3 वेरिएशन पॉसिबल थी, हमने इस एक के लिए ये 3 वेरिएशन आती थी कि हमारा एक रिजल्ट सॉल्व। अब सेकंड के लिए ये 3 आ गए, सेम प्रोसीजर वही, अब इसमें हमने 2 कर दी, और थर्ड के लिए ये अगली 3 आ गई, ये तीनों वेरिएशंस हमने दे दी। अब इन वेरिएशंस के बाद हमारे पास जो नंबर्स दिए हुए हैं या रिजल्ट्स दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है, G1 2 0, कहाँ से पता चला, देखिएगा ये G1 2 इसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 1 3 0, हमारे पास सिर्फ जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो आंसर 1 है, बाकी सारे 0। तो यहां से देखिएगा हमारे पास ये जो टर्म बन रही हैं, ये जो टर्म थी इसका आंसर 1 आ गया, मैं जिनके 1 आते हैं सिर्फ उनके लिख देता हूं, इसका आंसर 1 आ गया, और लास्ट वन का, सॉरी, ये इसका आंसर 1 आ गया और इसका आंसर 1 आ गया, बाकी सबके आंसर 0 यहाँ पे इंडिविजुअल लिखा हुआ है। कहाँ से पता चला, इस मीट्रिक को देखते हुए हमारे पास जी के जितने भी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारे जीरोस थे, तो 0 लिख दी। हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद, या ये 0 के बाद जो हमारी टर्म्स आई वो बनी जी ए बार बी बार इज इक्वल टू, ये एक ये टर्म बच गई, एक ये टर्म बची और एक ये लास्ट 3 टर्म, ये तीनों टर्म्स हमने लिख दी। अब हमें चाहिए क्या, यहाँ पे ये टर्म है हमारे जी ए बार बी बार, मुझे सबसे पहले चाहिए G1 बार 1 बार। तो ये 1 बार के लिए क्या करेंगे, जहां भी ए और बी है, मैंने ए को 1 लिखा, बी को 1 लिखा। अब यहाँ पे मेंशन कर लें, राइट साइड पे लिख लें, A1 बार इज इक्वल टू 1 और बी बार इज इक्वल टू 1। हमने सारी टर्म में 1 पुट कर दिया।
अब 1 पुट किया तो ये आ गया 1 1, ये स्क्वायर बन जाता है, दोनों सेम टर्म्स हैं, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म करते हैं। अब इन स्क्वायर्स की जगह पे हमने जो डेरिवेटिव्स लिए हुए थे वो सब्स्टिट्यूट करें, सिंप्लीफाई करें, देखिएगा आपके पास क्या आंसर बनता है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर किया तो आपके पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ है। पहली दो टर्म्स में से हमने साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर एक्स टू कॉमन, तो कॉस एक्स और साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, तो ये हमारे पास आ गया, ये 1 हो गया, तो ये बचा। इन दोनों का दोबारा हमने वो जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज किया तो ये दोबारा 1, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म 1 आ गई। अब नेक्स्ट में आपको क्या चाहिए था, हम a को 1 पुट कर रहे हैं और b बार को 2, आप यहाँ पे लिख दें। आपने इस स्टेप के लिए नेक्स्ट में सेकंड एंट्री के लिए a बार इज इक्वल टू 1, हमने वो 9 टर्म्स फाइंड करनी है, a बार 1 और b बार इज इक्वल टू 2, हम ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसकी जगह पे। तो यहाँ पे हमने 1 और 2 पुट किया, जो हमारे पास राइट साइड में वो टर्म्स थे हमने 1 और 2 1 और 2, ये सारे 1 2 1 2 और 1 2 आ गए सारे। अब इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव्स थे सब्स्टिट्यूट करें, सब्स्टिट्यूट करने के बाद सिंप्लीफाई करें तो देखिए हमारे दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, सारे टर्म्स जो आप सिंप्लीफाई करते हैं सारे का सोल्यूशन करें, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, आंसर इज 0। सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर हमारा 0 हो गया। सेम इसी तरह अब हमने इसमें a को 1 पुट किया और b को 3 पुट किया। अब थर्ड टर्म के लिए a बार इज इक्वल टू 1 और b बार इज इक्वल टू 3, तो ये हमारा 3 आ गया। ये a और b बार जो था 1 और 3 पुट कर दिया, सेम यहाँ भी वही देखिएगा, ये 1 3 ऑर्डर सेम उसी तरह। ऊपर वाली टर्म्स को हम कुछ नहीं कह रहे, हर टर्म में वो सेम जो भी आया हुआ था उसके मुताबिक लिख दिया। अब 1 और 3 की वैल्यू पुट की, वो भी अगेन आंसर इज 0, तो हमारे पास इसका आंसर भी 0 आ गया। तो ये हमारी तीनों टर्म्स आ गई। फिर आपने क्या किया, 2 1 किया, a बार को 2 पुट किया और b बार को 1 नेक्स्ट टर्म के लिए, फिर सिंप्लीफाई करें आपका वही आंसर आ जाएगा। a 2 2 में नीचे सारे 2 पुट किए, ये सिंप्लीफाई करें, a 3 1 आ गया, a 3 2 और a 3 3, तो ये आपका g 3 3 ये आ गया। अब इन सब को आप लिखें तो आपके पास ये रिजल्ट बन गया, यही हम रिजल्ट बनाना चाहते थे जी।